हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हमारा पॉलीमर्स का ये 6th लेक्चर होने जा रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, कृपया करके वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ताकि आज के लेक्चर उसे बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आज की टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। आपको पिछले क्लास में हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर पॉलीमर का, बहुलक का हमने वर्गीकरण देखा था। उसमें मैंने 3 तरह के आपके पॉलीमर्स के बारे में बताया था। एक लीनियर पॉलीमर्स था जिसको रेखिक बहुलक कहा गया, एक दूसरा ब्रांच्ड पॉलीमर था जिसे शाखित बहुलक कहा गया, और तीसरा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर था जिसे कहा जाता है शाखित तिर्यक तिर्यक बहुलक कहा जाता था। मतलब वो क्रॉस्ड हुआ करता था। और उसके हमने एग्जाम्पल्स को देखा था और उसको समझा था और उसके यूज को देखा था, कहाँ कहाँ उसके यूज होते हैं, क्या क्या उसके गुण थे, वो चीज़ हम लोगों ने देखा था। आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से वो बेकेलाइट्स के ऊपर है कि बेकेलाइट्स क्या होता है। तो चलिए, बेकेलाइट्स क्या होता है, बेकेलाइट्स के बारे में आज अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। बेकेलाइट्स का बहुलीकरण किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से मोनोमर्स यहाँ पे आते हैं, और बेकेलाइट्स का डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए, बेकेलाइट्स क्या होता है हम समझते हैं। तो बेकेलाइट्स का ही दूसरा नाम है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे बेकेलाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है, फिनॉल। और फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, 2 शब्द से बना है, एक फिनॉल है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड से। जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, कौन कौन सा, एक फिनॉल और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, तब जाके फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। और यही फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड जो है बेकेलाइट्स के निर्माण को कराते हैं। तो चलिए, कैसे बनता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला, क्या होता है फिनॉल का स्ट्रक्चर, वो अपन लोग सब देखने जा रहे हैं इसको। तो चलिए, इसको बनाते हैं किस प्रकार से ये बनता है। तो टॉपिक है बेकेलाइट। बेकेलाइट, ठीक है। अब बेकेलाइट्स जो है, बेकेलाइट्स को बनाने के लिए हमें दो मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है। एक मॉलिक्यूल्स का नाम है फिनॉल और दूसरे का नाम है एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड। हम दिखाऊंगा कैसे वो बनता है, किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। फिनॉल में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग है, आप देख रहे हो ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पे सब में डबल बॉन्ड है एक एक पोजीशन छोड़ने के बाद, और यहाँ ऊपर में OH ग्रुप जुड़ जाता है। इसी को कहा जाता है, केमिकल नाम दिया गया इसका फिनॉल। क्या नाम है, फिनॉल। ये फिनॉल ग्रुप। और जब हम फिनॉल ग्रुप को रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड HCHO के साथ, जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का नाम दिया जाता है इसे, ठीक है। डिहाइड्स में एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो, ये ग्रुप के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। ये जो है CHO, इसी का नाम एल्डिहाइड है। और एक हाइड्रोजन लग गया एक एल्डिहाइड में, जब एल्डिहाइड CHO था, उसको एक हाइड्रोजन जोड़ दो उसके साथ, तो उसी का नाम होता है फॉर्मल एल्डिहाइड। और इस फॉर्मल एल्डिहाइड के बारे में आप लोगों को जब हम शुरुआत में ही कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा रहे थे, उसके डेफिनेशन पढ़ा रहे थे, तब मैंने ये एग्जाम्पल्स आपको दिया था कि HCHO जो है वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला का पालन तो करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है नहीं। और वहीं पे मैंने बताया था ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसका नाम फॉर्मल एल्डिहाइड होता है। आपको अगर याद नहीं है, आप जाके एक बार रिवीजन कर लें। देखिए, ये 3 टॉपिक जो है आपको जो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने वाले, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप आना एग्जाम में और 15 मार्क्स से एवं भी पूछे जाएंगे, लेकिन 15 मार्क्स से कम नहीं पूछा जाता एग्जाम में। आप उठा के देख लो पैटर्न केमिस्ट्री का, बिहार बोर्ड का, आपको समझ में आ जाएगा, या कोई भी बोर्ड हो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अपने लोग हल्के में ले लेते हैं।
आप जरूर एक बार एग्जाम देने से पहले आप हमारे इस तीनों टॉपिक को जरूर एक बार देख कर जाए, और वहाँ से आपको 15 मार्क जो है स्कोर करना बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है। तो HCHO को हम कहते हैं एल्डिहाइड, और उसके साथ एक हाइड्रोजन लग गया, नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। आप बोलोगे सर ये फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करने वाला है फिनॉल के साथ, अब फिनॉल के साथ कहाँ कहाँ जुड़ेगा, कहाँ कहाँ रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने का 3 साइट होता है, इसके पास रिएक्शन करने का 3 साइट। एक ये पोजीशन पर फॉर्मल्डिहाइड आके जुड़ जाए, पोजीशन नंबर 1 पे जुड़ सकता है, पोजीशन नंबर इसको मान लो 2 बोल दो, और इसको मान लो पोजीशन नंबर मैंने 3 कह दिया। अच्छा पता है ये 1 नंबर पोजीशन पे फॉर्मल्डिहाइड आके जुड़ जाए, या 2 नंबर पे आके जुड़ जाए, या 3 नंबर पे आके जुड़ सकता है, तीनों में कहीं आके जुड़ सकता है। अच्छा एक पोजीशन को आप IUPAC में पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर से पढ़ेंगे आप, वहाँ पे हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं और वहाँ पे बेंजीन के बारे में जब पढ़ते हैं, तो बेंजीन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया है। इस पोजीशन को कहा जाता है, इस पोजीशन को कहा जाता है मेटा पोजीशन, सॉरी मेटा नहीं, इसको कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन, इसका नाम ही है ऑर्थो पोजीशन है। और ये वाला दूसरा जो पोजीशन है इसका नाम मेटा है, मेटा पोजीशन मतलब स्थान, इस स्थान को कहा गया है ऑर्थो, इसको कहा गया मेटा, और इसको कहा गया तीसरा वाला को कहा गया पारा। आप लोग इसको एकदम अच्छे से याद रखना, ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में इस पोजीशन को ऑर्थो, यहां पर मेटा और इसको पारा। अब ये ऑर्थो क्यों कहेगा, क्योंकि यहाँ OH ग्रुप है, OH के जस्ट बाद, जब यहाँ पे जहां भी OH ग्रुप होगा उसके जस्ट बाद वाला जो पोजीशन हो जाता है ऑर्थो होता है, उसके बाद का पोजीशन मेटा हो जाता है, और उसके बाद का पोजीशन पारा हो जाता है, फिर उसी की तरह रिपीट इधर साइड इस साइड कर देता है। तो आप ये समझ लेना ये ऑर्थो पोजीशन है, मेटा है, पारा है। अब फिनॉल, अब जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड तीनों पोजीशन में कहीं भी जुड़ सकता है, ऑर्थो से जुड़ सकता है, मेटा से भी जुड़ सकता है, और पारा से भी जुड़ सकता है। अब ये हमें यहां पर 2 फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड चाहिए, एक चाहिए हमें ऑर्थो वाला फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। जब ऑर्थो के साथ फॉर्मल्डिहाइड जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर जब जुड़ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, उसको कहेंगे ऑर्थो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। और एक बार पारा के साथ जुड़ जाएगा तो पारा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट्स को बनाने के लिए यही 2 चीज का जरूरत है। बेकेलाइट्स को बनाने के लिए 2 प्रकार के फॉर्मल्डिहाइड्स चाहिए, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड चाहिए, एक ऑर्थो पोजीशन वाला और दूसरा पारा पोजीशन वाला। मेटा वाला की यहां जरूरत नहीं है, यहां बेकेलाइट्स जो है मेटा वाला फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड्स से नहीं बनाता, ये नहीं बनता है उससे। ये बेकेलाइट्स जो है 2 ही फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। कौन सा 2 फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, एक ऑर्थो पोजीशन वाला, एक मेटा वाला। बना के दिखाता हूं किस तरह से बनता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, कौन, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, तो यहां पर 2 तरह के फॉर्मल्डिहाइड्स जो है बनते हुए आपको नजर आएंगे, 2 तरह के। एक ये वाला बन सकता है, या एक आपको ये बना, ये वाला बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये सब में OH ग्रुप ऊपर है, तो इस पे OH ग्रुप आप लगा दो, OH OH। अच्छा ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला CHO ग्रुप चाहे इस पोजीशन पर जुड़ जाएगा CH2OH, या ये वाला पारा पर जुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, CH2OH। ये ऑर्थो वाला फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, क्या नाम है, ऑर्थो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, पारा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ये याद नाम रख लेना, इसका नाम है ऑर्थो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड्स, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पारा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, पारा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड्स, ठीक है। ये याद रखना, ये कैसे बना है ऑर्थो,
और पारा वाला कैसे बना है, जब हम फॉर्मल डिहाइड को फिनॉल के साथ रिएक्शन कराया तो फॉर्मल डिहाइड फिनॉल के 2 पोजीशन पे जुड़ सकता है। वैसे तो 3 पे जुड़ सकता है लेकिन हमें 2 यहाँ प्राप्त करना है। एक हमें ऑर्थो वाला पे जुड़ गया तो ऑर्थो फिनॉल फॉर्मल डिहाइड। ये देखो ना CH2OH क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये कहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया ये ऑर्थो पे, तो क्या निर्माण हो गया, क्या बन गया, ऑर्थो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। और जब पारा वाला पे जुड़ गया तो क्या बन गया, पारा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो ना ये पोजीशन पारा है कि नहीं है, ये पारा मेटा ऑर्थो, ये ऑर्थो मेटा पारा, तो ये कहाँ जुड़ा है ऑर्थो पर, ये कहाँ जुड़ा है पारा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं समझाऊंगा कि बेकेलाइट्स कैसे बनता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ये आपको हमने लिखाया ऑर्थो मेटा पारा के बारे में, समझाया इस तरह से होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नाम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरह। हो गया, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या होगा, अब हमें बनाना है बेकेलाइट्स। क्या बनानी है, बेकेलाइट्स। अच्छा, बेकेलाइट्स बनाने के लिए हम 2 फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड चाहिए, हमको बनाना है बेकेलाइट्स। देखो बेकेलाइट्स के लिए हमको क्या चाहिए, बेकेलाइट्स में हमें 2 प्रकार के फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड चाहिए। एक ऑर्थो वाला CH2OH, यहाँ पे OH, ये बताओ कौन सा है, यहाँ बीच में आप डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है, ये कौन सा है, ऑर्थो वाला। अब ऑर्थो वाला को रिएक्शन मतलब रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, ऑर्थो वाला को करा दो पारा वाला के साथ। अब पारा क्या था, ये OH था, अब यहाँ पे क्या है CH2OH। अब जैसे CH2 ये OH है, ये ऑर्थो वाला है, ये पारा वाला है, जब इसका आप बहुलीकरण कराओगे, क्या कराओगे, बहुलीकरण कराओगे, तब जाके बेकेलाइट्स मिलेगा। बेकेलाइट्स बनाने के लिए कौन कौन सा फॉर्मल्डिहाइड चाहिए, कौन कौन सा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड चाहिए, एक ऑर्थो वाला एक पारा वाला। अब दोनों को रिएक्शन कराओगे तो क्या बन के आएगा, बेकेलाइट्स बन के आएगा। अब ये बेकेलाइट्स कैसे बनता है, अब इस बात को आप समझो, अब इस बात को जानो। मैं अब बेकेलाइट्स बनाने जा रहा हूँ, ये बहुलीकरण हो गया, अभी नीचे मैं बना रहा हूँ कि किस तरह से बेकेलाइट्स बनते। इस तरह का मैं बहुत सारा रिंग बना लेता हूँ, क्योंकि इसी रिंग को जोड़कर ही तो हमें बनाना है पॉलीमर्स, ठीक है। ये इस तरह का रिंग 3 4 5 जितना लेना है ले लो। चलो मैं 4 ले लेता हूँ बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह से ये आगे भी जाएगा, इस तरह से ये इधर भी आएगा, सब में डबल बॉन्ड है, सब में डबल, सब में डबल। अब यहाँ पे क्या डाल दो, OH, बहुत अच्छा, ये OH, ये OH, ये OH, और यहाँ क्या डालो, यहाँ बोलोगे सर CH2OH डालो, यहाँ भी CH2OH डालो, यहाँ भी CH2OH डालो, फिर यहाँ भी CH2OH डालो, ठीक है। ये कौन सा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, ये है हमारा ऑर्थो वाला, जितना भी ऊपर में लिखे हैं ये कौन सा है, ऑर्थो वाला। अब देखो नीचे में सेम इसी तरह का मैं लिख रहा हूं, नीचे वाला हम सेम इसी तरह का लिख रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ देखो आप, ये OH इधर, ठीक है, 4 यहाँ भी ले लेता हूँ, 4 बना लेता हूँ। ये OH नीचे, OH नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, अरे OH चाहे ऊपर लिख लो या नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे OH, जब OH नीचे हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑर्थो, ये हो जाएगा मेटा, और ये हो जाएगा पारा। तो अब हमने क्या किया, अब ये वाला जो ग्रुप है, अब देखते रहना, ये वाला ग्रुप,
यहाँ पे मैंने डाल दिया CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ऑर्थो वाला है, CH2OH, CH2OH, OH को उल्टा लिख दिया मैंने। इस तरह से लिख दिया मैंने। अच्छा, आपको ये नजर आ रहा होगा, ये मेटा हो गया, ये भी मेटा वाला है, ये भी। ये हमारा सिर्फ कौन सा है, ये हमारा जो होगा आपका, ये पोजीशन हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, ये होने वाला है पारा। क्यों पारा, ये OH, ये ऑर्थो मेटा पारा। और यहाँ भी इस तरह से ये पारा हो जाएगा, क्योंकि आखिरी जहां तक आप लेके जाओ, इधर आगे बढ़ते हुए चलो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होना है, किस तरह से यहाँ बंधन बनते हैं, उस बात को ध्यान देना। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है, और इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप जो है आपस में क्या बोलेगा, चलो ये हम दोनों बॉन्ड बनाकर बाहर निकल जाते। ये हाइड्रोजन, ये OH, ये हाइड्रोजन और ये OH, ये हाइड्रोजन और ये OH, ये हाइड्रोजन और ये OH, इधर ग्रुप बना के निकल जाएगा। और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये OH जो है आपस में ग्रुप बना के निकल लेगा, और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH जो है बाहर निकलेगा। फिर यही वही कहानी, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का OH, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का OH, और इस तरह से ये भी आपस में जुड़ता जाएगा, और आखिरी वाला जो है ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा। फिर इधर वाला क्या होगा, एक इधर ऊपर जुड़ जाएगा, और इस तरह से जुड़ने के बाद क्या होगा, एक बेकेलाइट्स का निर्माण होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं इसका बंधन बना के दिखाता हूँ किस तरह से ये दोनों आपस में जुड़ते। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए अब यहाँ पे आप देखो ये किस तरह से दोनों आपस में जुड़ गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं बंधन कभी भी रिएक्शन करके बॉन्ड कहाँ बनता है, OH ग्रुप हटता है या डबल बॉन्ड हटता है। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ OH है, तो OH है तो यहाँ OHH, 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 ये आपस में बंधन बना के हाइड्रोजन वाटर के रूप में निकल जाएगा बाहर, और आपस में क्या होंगे, बंधन बन के जुड़ जाएंगे। तो जरा देखो कैसे जुड़ता है, यहाँ का OH, यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में टूट गया, ठीक है। यहाँ का OH और वहाँ का हाइड्रोजन आपस में जुड़ गया, ठीक है। फिर यहाँ का OH और यहाँ का H आपस में ये बंधन बना के जुड़ गया। फिर ये भी कहानी यहाँ भी चलेगा, इसी तरह से कहानी यहाँ भी रिपीट होने वाला है, कहानी यहाँ भी रिपीट होने वाला है, कहानी यहाँ भी रिपीट होने वाला है, और इस तरह से ये आपस में, और कहानी ये भी आपस में रिपीट होने वाला है। आप देखो ये वाला भी जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो किस तरह से बंधन बनने वाला है, आप एकदम अच्छा से गौर करना। यहाँ पर जो है CH2, इसको पूरा मिटा ही देता ताकि एकदम अच्छे से लिख पाऊँ, ठीक है। अब कहानी कहाँ पर रिपीट होने वाला है, यहाँ भी CH2 के साथ ये दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ CH2 के साथ ये दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि वाटर निकल चुका है, CH2 के साथ ये दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ भी CH2 के साथ इधर जुड़ता हुआ चलेगा, इधर भी CH2 के साथ ये इधर जुड़ता हुआ चलेगा, और ये आपस में ये दोनों CH2 के साथ ये से जुड़ जाएंगे, और फिर ये आपस में यहाँ जुड़ जाएंगे CH2 के साथ, CH2 के साथ यहाँ जुड़ जाएगा, फिर CH2 के साथ ये जुड़ जाएगा, फिर CH2 के साथ ये जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये आगे ये भी जो है जुड़ता हुआ चलेगा, और आखिरी में
आखिरी में जो होगा वो यहाँ पर कौन सा वाला होगा, ये आपस में जोड़ने के लिए वहाँ पर कौन सा होने वाला है, वो पारा वाला होगा, और यहाँ पर ये पारा वाला होंगे। इस तरह से जो आपस में ये बंधन को जोड़ लेंगे, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है, इसी स्ट्रक्चर का नाम है बेकेलाइट्स। क्या नाम है इसका, बेकेलाइट्स। आप देखो बेकेलाइट्स को बनाने के लिए यहाँ पर दो तरह के फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड्स है। ये वाला जितना भी ऊपर में आप देख रहे हो, ये सब का सब ऑर्थो वाला है, सब का सब ऑर्थो वाला। ये वाला भी ऑर्थो है, ये वाला भी ऑर्थो, ये वाला भी ऑर्थो। पारा एक ही जगह इस्तेमाल हुआ, कहाँ पर, ये वाला लास्ट वाला जो ये पारा है, पी वाला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा है, ये पी वाला जो है पारा वाला है, और बाद बाकी ये ऑर्थो, 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 और आखिरी में होगा ये पारा हो जाएगा इधर ऑर्थो वाला। और ये इसको बनाने के लिए एक क्लोज चेन बन जाता है, और यही हमारा है बेकेलाइट्स। तो बेकेलाइट्स को बनाने के लिए दो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड्स, कौन कौन सा, एक ऑर्थो वाला, एक पारा वाला। आप एक बार खुद बना के देखना, इसको आप सोचना, दिमाग लगाना कि किस तरह से यहाँ पे ऊपर में बंधन बने, किस तरह से यहाँ बंधन बने। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से जो है स्ट्रक्चर बनते हैं। आप इसको एकदम नोट्स में बनाना, ठीक है। चलिए, आपने ले लिया है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ता हूं। अब आप जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, हमारे पास एक फिनॉल है, ये फिनॉल है, और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। दोनों आपस में रिएक्शन किए तो एक ऑर्थो वाला बना, ये ओ मतलब ऑर्थो, और पी मतलब पारा। ऑर्थो वाला फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बना। अच्छा, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड को कहेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। इसका नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथॉल, सॉरी हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल कहा जाता है। ये ओ पोजीशन वाला, ऑर्थो वाला, और ये देखो कहाँ वाला जुड़ा है, पारा। ये पारा पोजीशन है कि नहीं है, ये पारा है, ये मेटा है, ये ऑर्थो है। ये पारा, ये मेटा, और ये ऑर्थो वाला। देखो ना, तो ये हमें क्या मिला है, यहाँ पे ऑर्थो वाला, ये पारा वाला। ये दोनों जब मिलेगा और दोनों को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, बेकेलाइट्स बनता है। क्लियर है। अगर हम केवल ऑर्थो वाला को लेके बनाएंगे चेन तो उसको कहा जाएगा नोवोलॉक। क्या कहा जाता है, नोवोलॉक। एकदम अच्छे से याद रख लेना, केवल हम इसी को लेकर चेन बनाएंगे, ऑर्थो वाला। वहां पे पारा वाला मत लो, केवल ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थो, तो एक लंबा चेन बनेगा, उसी का लंबा चेन का नाम है नोवोलैक कहा जाता है। यहाँ पे केवल ऑर्थो वाला लिया गया, बहुत सारा ऑर्थो, बहुत सारा ऑर्थो, बहुत सारा ऑर्थो, और ऑर्थो के बीच में CH2 बंधन। देखो ना, जिस तरह से ऊपर वाला चेन बनाए थे वहां पे बेकेलाइट्स में, और इस तरह से इधर बढ़ता जाएगा और इस तरह से ये इधर बढ़ता जाएगा। इसी का नाम है नोवोलैक कहा गया। केवल ऑर्थो वाला को लेकर, ये भी बेकेलाइट ही है लेकिन ये लीनियर चेन वाला है। ये कौन सा चेन है, लीनियर चेन का नाम है नोवोलॉक कहा गया है। एकदम भिभियाई है ये। नोवोलॉक क्या है, एक लीनियर मतलब एक रेखा वाला है, लेकिन जो बेकेलाइट बनता है वो लीनियर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एक चेन देखे तो ऊपर था, एक चेन नीचे था, और वो आपस में क्रॉस करके जुड़ा हुआ था। देखे हुए थे ना, वहां क्या जुड़ा हुआ था, क्रॉस करके जुड़ा हुआ था। वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। वो कौन सा पॉलीमर है, बेकेलाइट, क्रॉस लिंक। लेकिन नोवोलॉक जो कहा जाएगा ये लीनियर स्ट्रक्चर है। नोवोलॉक किससे बना है, केवल और केवल ऑर्थो वाला के साथ बहुलीकरण करने पे नोवोलॉक बना है। और बेकेलाइट किसका बना हुआ है, वो ऑर्थो और पारा दोनों को मिला के बना था। वो बेकेलाइट क्रॉस लिंक्ड है और ये नोवोलॉक। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे तो कंफ्यूजन के वजह से आप गलत कर दोगे ये क्वेश्चन। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर जो समझाया उसी को अच्छे से दिमाग में एडजस्ट करना, उसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत अच्छा।
तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूं। अब इसी के बारे में कहा गया है, देखो क्या कहा गया, जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को एसिड तथा बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की प्राप्ति होती, जानते हैं। अब क्या कहा गया, बेकेलाइट का निर्माण, देखो किसका निर्माण, बेकेलाइट्स का निर्माण ऑर्थो तथा पारा फॉर्मल फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड दोनों के साथ अभिक्रिया कराने से होता है। बेकेलाइट्स का निर्माण कैसे होता है, ऑर्थो वाला फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड और पारा वाला फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तभी जाके बेकेलाइट्स बनता है। अच्छा, बेकेलाइट्स की खासियत क्या है, ये विद्युत धारा और उष्मा का प्रतिरोधी होता है, ये उष्मा का रेसिस्टेंट है, इससे हीट जल्दी आर पार नहीं जाती है, इससे करंट पास नहीं हो सकता है। ये विद्युत धारा का प्रतिरोधी है और उष्मा का भी प्रतिरोधी है। अच्छा, इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इसका जो यूज होता है कुकर के हैंडल बनाने में, आपको कल दिखाए थे फ्राई पैन या कुकर, जो पकड़ने वाला हैंडल होता है उसमें जो ब्लैक ब्लैक कलर का प्लास्टिक लगा हुआ है वो प्लास्टिक था बेकेलाइट्स। क्या था वो प्लास्टिक, बेकेलाइट्स हुआ करता था। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक स्विच, जो हम लोग स्विच का निर्माण करते हैं वो बेकेलाइट्स का है। देखो ना, जितने भी हमारे बोर्ड में स्विच हैं, प्लग हैं, वो सारे के सारे बेकेलाइट्स के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी उससे आर पार ना हो सके, वहां पर हम पीवीसी नहीं यूज कर सकते, वहां पर हम बेकेलाइट्स का इस्तेमाल करते, क्योंकि वहां जो स्पार्क, जब भी हम प्लग टिपते हैं, जब प्लग को दबाते हैं तो वहां स्पार्क जनरेट होता है, और उस स्पार्क के जनरेट होने से अगर वो प्लास्टिक होता दूसरे टाइप का तो वो जल जाता। ये बेकेलाइट्स ही है जो जल्दी नहीं जलता है, इसलिए स्विच खराब नहीं होता है। तो ये प्लग और स्विच के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रेडियो और टीवी के कैबिनेट आप जो देखे होंगे, रेडियो और टीवी, उसका जो कैबिनेट, उसका जो कवर होता है वो कवर बेकेलाइट्स का, ये मजबूती वाला है। वैसे तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि वहां पर भी हम मतलब क्या करते थे, रेडियो और टीवी के कैबिनेट को बनाने का काम करते, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग बेकेलाइट्स का ही बनाते। अगर अच्छे क्वालिटी का चाहिए तो उसका कवर जो है बेकेलाइट्स का हम लोग यूज करते। क्लियर है। एस्टेरिन को देखे थे ना, पोली एस्टेरिन, वहां पर भी रेडियो और टीवी का कैबिनेट बनाया जाता था, वो कमजोर हुआ करता था, लेकिन ये कमजोर नहीं है, ये मजबूत है, उष्मा विरोधी है, इससे करंट और इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया, चलिए बहुत अच्छा। अब इसका जो डायग्राम आप देखो, ये इसमें आपको ये क्लियरली इसमें नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, एक हमने ये कौन सा हमने लिया है, अब यहाँ देखो, इसको कहेंगे हम लोग ऑर्थो वाला है, ऑर्थो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, और ये कौन सा है, पारा वाला। आप खुद देखो, ये पारा वाला, ये ऑर्थो। अब दोनों का रिएक्शन कराया, पोलीमराइजेशन कराया, और पोलीमराइजेशन कराया तो आप देखो यहाँ पर एक ऊपर में चेन बना, ये वाला चेन, ये वाला आप देख रहे हो ना, ये वाला चेन ऊपर वाला, ये जो चेन बना है ये ऑर्थो 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 को, और नीचे में जो ये बना है पारा पार ऑर्थो, सॉरी ऑर्थो ऑर्थो इधर बनेगा, लेकिन ये लास्ट वाला जो होगा, ये जहां ऊपर में ज्वाइंट करना है, ये वाला हमारा है पारा, ये है ऑर्थो, ये ऑर्थो वाला है, और ये हमारा लास्ट में जो रहेगा पारा हो जाए। और ये इस तरह से ऑर्थो पारा मिलकर आपस में रिएक्शन करके बेकेलाइट्स का निर्माण कराते हैं। तो आपको लगता होगा क्या सर ये कैसी कैसी संरचना बना के दिखाते हो, मुझे समझ नहीं आता।
बेटा एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लो, बिलीव मी, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आपको ये इजी लगेगा। फर्स्ट टाइम हर किसी को हर हर प्रकार का चीज़ जो है वो टफ लगता है, वो आसान नहीं लगता है। फिर धीरे धीरे हम उसे हमें उससे यूज टू हो जाते हैं, उसकी आदतें हो जाती है, तो आसान लगने लगता है वो चीज़। लाइफ भी यही है, आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ रहो तो अजीब टाइप से लगता है, फिर धीरे 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 एडजस्टमेंट हो जाता है, यूज टू हो जाते हैं, फिर अच्छा लगने लगता है। वही चीज़ है, आपको लग रहा होगा सर ये इस तरह का संरचना मेरे से नहीं बनने वाला है, आप एक बार बना के तो देखो, आपको अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा, याद होता हुआ चलेगा। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा ये याद रख लेना, यहाँ पे जो है नोवेलॉक होते हैं वो लीनियर होते हैं। नोवेलॉक कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं। और ये किसका बना होता है? ये ऑर्थो, यहाँ पे आप लिख लेना, ऑर्थो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का बना होता है। ऑर्थो फिनॉल फॉर्मल डिहाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। कौन होता है? नोवेलॉक। और ये नोवेलॉक फिनॉल ऑर्थोफिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमर्स हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये स्ट्रक्चर जो है लीनियर चेन वाला है। कैसा चेन है? ये आप याद रख लेना, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है, जो नोवेलॉक होता है वो चिपचिपा होता है, चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारे पास एडहेसिव, जो लेमिनेशन आप करते हो, लेमिनेशन में दो परतों को चिपका देते हैं, देखे ना, प्लास्टिक के अंदर, मतलब जो किसी डॉक्यूमेंट को या पेपर को रख के हम लोग चिपका देते हैं, लेमिनेशन कर देते हैं। लेमिनेशन में चिपकने वाला जो पदार्थ है, उसके अंदर जो चिपकता है वो नोवेलॉक है। क्या है? नोवेलॉक है। तो ये लिखा हुआ है, इसका प्रयोग लेमिनेशन में एडहेसिव के रूप में करते हैं। किसके रूप में? एडहेसिव मतलब चिपकाने वाला पदार्थ, जो चिपकने वाला पदार्थ होता है उसी को कहते हैं एडहेसिव। क्लियर है? तो पूछा जाएगा नोवेलॉक का प्रयोग कहाँ होता है? चिपकाने के रूप में। कहाँ पर? लेमिनेशन वाला पेपर पे, लेमिनेशन वाला जो प्लास्टिक होता है उसके निचला लेयर पे होता है, ठीक है। और नोवेलॉक किसका पॉलीमर से है? ऑर्थोफिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का। ये कैसी संरचना है? लीनियर है। लेकिन बेकेलाइट्स कैसा है? क्रॉस्ड हो गया, देखो ना, लिंक्ड हो गया, ये इधर से इधर इस तरह से ये जुड़ के बना है, लिंक्ड हो जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आप अपने नोट्स में ये जो है चीज़ आप लिख पाओगे, ठीक है। क्लियर है? आगे चलो क्या? अब चलो इसका यूज़ में दिखाता हूँ किस तरह से यूज़ होता है। ये आप जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हो ये सारे के सारे किसके बने हैं? बेकेलाइट्स। अब ये बेकेलाइट्स का हैंडल देखो, ये आपने देखा होगा आपके कुकर में, आपके घर में जो बर्तन होते हैं जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं या कोई चीज़, जैसे दूध गर्म करने वाला होता है, उसका आप हैंडल देखना, उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का किसका है? बेकेलाइट्स। कुकर के जो आप हैंडल देखोगे उसमें जो प्लास्टिक लगा है बेकेलाइट्स है। आपके फ्राई पैन में लगा होता है वहाँ भी बेकेलाइट्स है, ठीक है। तो ये बेकेलाइट्स है। कुकर के सीटी का ऊपर का होता है बेकेलाइट्स होता है। क्यों? क्योंकि आप जब कुकर चढ़ाते हो, बर्तन चढ़ाते हो, अगर वहाँ प्लास्टिक इस्तेमाल कर दिया जाए, जरा सोचो, वो इतना हीट होता है, लगभग लगभग 80 90 100 के आसपास टेम्परेचर होता है। अब वो इतना हीट होता है कि वो उस हीट के कारण वो जल सकता था, वो पिघल सकता था। क्या ये पिघलता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पिघलता है? क्योंकि ये उष्मा का विरोधी है। आपको मार्केट में बहुत सारी चूड़ियां आजकल मिलती है, वो प्लास्टिक के तरह, जो लड़कियां लोग हैं उसको पता होगा, लड़के लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं, आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन अपन लोग जो देखते हैं इस तरह का मार्केट में मिलता है। तो ये किसका बना हुआ है? ये प्लास्टिक है, बेकेलाइट्स है। कौन सा बेकेलाइट्स है? सॉरी, कौन सा प्लास्टिक है? बेकेलाइट्स। आप जो ये पुराने जमाने का चोंगा फोन हुआ करता रिसीवर वाला, ये जो है इसके रिसीवर किस मटेरियल के बने हैं? बेकेलाइट्स के बने हैं। ये आप देख लो। फिर हम ये स्विच बोर्ड के बनाने के रूप में करते इस्तेमाल करते हैं, फिर जाके हम कंघा बनाते हैं। ये अलग अलग तरह का प्रोडक्ट जो है हम बनाकर तैयार करते हैं। ये बेकेलाइट्स है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है, हो गया। चलिए बहुत अच्छा, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब जो है हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीमर्स का ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। किस तरह के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगते हैं उसके आधार पर जो है हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, कि अरे वो जो पॉलीमर्स बना है वो उसमें किस प्रकार के फोर्स के द्वारा बंधन बना है, उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उस आधार पर वर्गीकरण करते हैं। ये शायद सिक्स्थ टाइप है वर्गीकरण करने का। और इस सिक्स्थ टाइप के वर्गीकरण में हमें पता है कि फोर्स के आधार पर अगर हम पॉलीमर्स को वर्गीकरण करेंगे तो मुख्य रूप से हमें 4 प्रकार के पॉलीमर्स मिलेंगे। सबसे पहला पॉलीमर होगा इलास्टोमर, दूसरा होगा फाइबर्स, तीसरा होगा थर्मोप्लास्टिक और चौथा होगा थर्मोसिटी। एक एक करके देखेंगे कि थर्मोप्लास्ट क्या है, इलास्टोमर क्या है, फाइबर क्या है, थर्मोसिटी क्या है। अब ये क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो ये चैप्टर लगभग खत्म ही हो जाएगा, समझ में आया? तो आप ये एकदम अच्छे से समझो क्या कहा जा रहा है, कि कहा जा रहा है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के आधार पर। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मतलब क्या, आकर्षण बल के आधार पर, कि किस तरह का आकर्षण बल लगता है। कि आकर्षण बल के आधार पर जो है पॉलीमर्स को 4 वर्गों में रखा गया है। पहला है इलास्टोमर है, दूसरा है फाइबर्स है, तीसरा थर्मोसेटिंग और चौथा जो है आपका तीसरा थर्मोप्लास्ट और चौथा है थर्मोसेटिंग है। अब क्या क्या होता है इलास्टोमर, क्या क्या होता है फाइबर्स, क्या होते हैं थर्मोप्लास्ट, क्या होते हैं थर्मोसेटिंग, एक एक करके चलो देखता हूँ। सबसे पहला अपन लोग जो देखने जा रहे हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर के बारे में कहा जाता है इसमें जो फोर्स लगता है वीक वेंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। पहला तो क्वेश्चन आपको यहीं से निकल के आएगा, क्या कि इलास्टोमर में कौन से फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करते हैं, कौन से आकर्षण बल काम करते हैं। तो वहां पे अगर आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे तो आप बता सकते हो कि इलास्टोमर में जो काम करने वाला फोर्स है वो है वीक फोर्स ऑफ वेंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इसको कहा जाता है वेंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। और ये बहुत ही कमजोर आकर्षण बल होता है, इसलिए नाम दिया गया वीक। ये सबसे कमजोर होता है इसलिए नाम दिया गया वीक वेंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करता है। अब इसमें क्या कहा जाता है, ऐसे बहुलक जिस पर बल लगाने पर फैल जाता है। आप उसको बल लगाओगे तो वो फैल जाएगा, वो अपने आकार को बढ़ा लेगा या अपने आकार को परिवर्तित कर लेगा, और छोड़ दोगे तो फिर अपने आकार पे आ जाएगा। जरा सोचो, ऐसे एग्जाम्पल्स आप बताओ। बोलोगे सर रबर, सही, एकदम आपने इसको करेक्ट पकड़ा है कि हम रबर में जैसे ही फोर्स लगाता हूं तो रबर जो है अपने आकार में परिवर्तन करके बड़ा हो जाता है, और जब छोड़ता हूं तो क्या हो जाता है, रबर फिर अपने पोजीशन पा जाता है। अगर ऐसा है तो उसमें जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम कर रहा है वो वेंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, वो उसको इलास्टोमर कहा जाता है। आप लोग नाम सुने होंगे इलास्टिसिटी। रबर के पास क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी मतलब क्या, जब उसको फोर्स लगाओगे चेंज हो जाएगा, छोड़ोगे फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, उसे इलास्टिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी। आप देखो ना, इलास्टिसिटी का मतलब रबर का उपयोग बहुत सारे जगहों पे होता है। मतलब मतलब कपड़ों बनाने में भी करते हैं। जब अपने लोग, आप देखना कि जब अपने लोग लोअर नीचे में लोअर पहनते हैं तो उसमें भी रबर्स होते हैं, वहाँ बटन्स नहीं होता, वहाँ रबर से दिया जाता है, वो इलास्टिसिटी होता है। जब ज़्यादा वो यूज़ कर लो तो वो ढीला पड़ जाता है, तो बोलते हैं इलास्टिसिटी कम हो गया, उसको क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी कम हो गया। और जब नया नया में होता है तो वो बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है, खींचोगे लंबा हो जाएगा, छोड़ोगे फिर अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी जो नाम आया है इलास्टोमर से आया है, और इलास्टोमर में जो फोर्स लग रहा है वीक वेंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करता है। कहा जाता है ऐसे बहुलक जिस पर बल लगाने पर वो फैलता है तथा छोड़ने पर पुनः अपने आकार में आ जाता है, उसको कहते हैं इलास्टोमर। आप इसका डायग्राम देखो, ये एक चेन है, आप यहाँ देख रहे हो, ये चेन है, ये भी चेन है,
इस तरह के बहुत सारे इलास्टोमर में चेन होते हैं, और ये आपस में एक यहाँ पे दिखाया गया है कि ये आपस में बंधन बना रहे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये बंधन बनाकर आपस में जुड़ जा रहे हैं। ऐसा लगेगा स्प्रिंग की तरह जुड़ गया है, ठीक है, ये बंधन है। अब ये इसको खींचोगे ये लंबा हो जाएगा, फिर छोड़ोगे, जैसे एज्यूम करो ना कि अगर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम लोग खींच लेते हैं, खींचते कि नहीं, अब फिर छोड़ता है, स्प्रिंग क्या करता है, अंदर की ओर खींच लेता है। वही चीज है, ये जो क्या है, उसके एक चेन है इलास्टोमर के, यहाँ बहुत सारे चेन होंगे, और उस चेन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मान लेते हैं स्प्रिंग के जैसा ही कुछ है, जो इसको मतलब जो पुनः अपने पोजीशन पे खींच के उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। हम लोगों ने बाहर बल लगाया, बाहर की तरफ खींचा, और वो अंदर, फिर जब छोड़ा तो वो अंदर की तरफ खींच लिया। वो इस तरह के संरचना वाले, इस तरह के स्ट्रक्चर वाले होते हैं, इसी का नाम है इलास्टोमर कहा जाता है। तो आपको समझ में आया, और इलास्टोमर से ही एक शब्द निकल के आता है इलास्टिसिटी। क्लियर हो रहा है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए बहुत अच्छा। अब जो है अपन लोग ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये इलास्टोमर होता है, इसमें वीक वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये आप लोग इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि इलास्टोमर में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, वीक वेंडरवाल ऑफ फोर्स अट्रैक्शन ऑफ काम करते हैं। और यह रेंडमली क्वाइल और एमोर्फस संरचना होता है। एमोर्फस का मतलब भुरभुरा होता है, रवेदार होता है, जिसको कहते हैं रवेदार। एमोर्फस, रबर को तोड़ो ना, उसमें लगता है कि दाना दाना की तरह ज्वाइंट है, तोड़ोगे तो बिखर जाएगा, ज्यादा लगाओगे तो बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भुरभुरा होता है, रवेदार होता है, एमोर्फस होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एमोर्फस होता है। अब इसके बीच में क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनता है। अभी देखे थे ना, ये रेसा था, ये रेसा था, ये रेसा था, इसके बीच में किस तरह के मतलब जो बने हुए थे, इस तरह से क्रॉस लिंक, इधर से ये बन गया, ये इधर से जुड़ गया, ये वाला इधर जुड़ गया, ये क्रॉस लिंक था। अब इसको खींचो, खींचा जाएगा, छोड़ोगे तो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ये क्रॉस लिंक्ड है, तो ये कहा जाता है क्रॉस लिंक्ड होता है। अब रबर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इलास्टोमर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रबर। और रबर भी दो प्रकार का होता है, एक रबर का नाम है नेचुरल रबर और दूसरे का नाम है सिंथेटिक रबर। और नेचुरल रबर के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नेचुरल रबर के बारे में पढ़े थे, और आपको दिखाया था नेचुरल रबर का जो मोनोमर्स होता है वो आइसोप्रीन हुआ करता था। आप बताना क्या होता था, आइसोप्रीन होता था, किसका? नेचुरल रबर का मोनोमर्स होता था। और आइसोप्रीन जो नेचुरल रबर मिलते थे उसका हम बताए थे डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, उसमें सल्फर मिला देते थे, और उसी को कहा जाता था रबर का गंधकीकरण, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। याद, आप एक बार नोट्स को पलट के देख लेना, वहां पे पढ़ाया था कि नहीं, हमने पढ़ाया था, उसको देखना आप, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब तो हमने नेचुरल रबर तो पढ़ा हुआ है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। किसको पढ़ना है? सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक को कहते हैं मानव निर्मित रबर, जिसको अपने लोग कहते हैं सिंथेटिक। का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक मतलब जो हमने बनाया है। जिस रबर को किसने बनाया? हमने। सिंथेटिक जो है वो मानव निर्मित रबर होता है। क्लियर बात है? अब क्या होता है सिंथेटिक रबर, कैसे प्राप्त कर लेते हैं सिंथेटिक रबर, कहां कहां यूज हो रहा है, सब उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जम के मेहनत करें, ताकि आप जो है अच्छा कर पाओ, ठीक है। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।